स्टूडेंट्स, आज हम जी.एम. हॉपकिंस की फेमस पोइम स्प्रिंग एंड फॉल को स्टडी करेंगे। स्प्रिंग एंड फॉल उनकी नोटेबल एग्जाम्पल है। जो स्प्रिंग रिदम का उन्होंने जो कॉन्सेप्ट क्रिएट था उसको हमें इस पोइम में के थ्रू समझना है। ठीक है, ये पोइम आपकी 1880 में लिखी गई थी और उनके मरने के बाद में 1918 में रॉबर्ट ब्रिज ने इस पोइम को उन्होंने पब्लिश करवाया था एज ए पोइम्स के नाम से। ठीक है, पोइम्स का एक कलेक्शन था, उस कलेक्शन में ये पोइम उनकी मौजूद थी। ठीक है, ये पोइम एक मेलनकली पोइम है। स्प्रिंग रिदम जिसकी मैं पहले बात कर चुकी, स्प्रिंग रिदम का सबसे इम्पॉर्टेंट नोटेबल एग्जाम्पल है। इसमें ये एक्चुअली में स्प्रिंग रिदम होता क्या है? स्प्रिंग रिदम द इरेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोसीडी दैट हॉपकिंस डेवलप। एक इरेगुलर सिस्टम होता है जिसमें सिलेबल, स्ट्रेसेज सिलेबल और अनस्ट्रेस सिलेबल का थोड़ा मतलब वर्डिंग पे ध्यान दिया जाता है और एक डिफाइन किया जाता है कि इस पे इस तरह का सिलेबल सिस्टमाइज किया जाता है सिलेबलों के आधार पर ही वर्ड्सों को उस पोइम में, और ये रेगुलर फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रीव अनलिविंग, इस तरह से ये पोइम थी जिसमें मार अलग इस लेबल को डिफाइन करती है, मार गे अलग को कर रहा है और रेट अलग को करी। तो इस तरह से एक ही वर्ड का अलग अलग स्ट्रेस का यूज होना, सिलेबल का यूज होना इस पोइम में डिफाइन किया जाता है। स्प्रिंग रिदम ही इसी का नाम, इसीलिए इसको स्प्रिंग रिदम के नाम से जाना जाता है। यंग गर्ल इज ग्रीविंग फॉर ट्री लॉसिंग दियर लस्टर थ्रू चेंजिंग रीजन। जो इसमें मार्गरेट एक छोटी बच्ची होती है, ग्रीव कर रही है, शोक मना रही है जब जब पत्तों की चमक खो जाती है। कहने का मतलब है जब पत्ते झड़ जाते हैं, इस बात पे वो क्या कर रही है? शोक मना रही है। इस पोइम में जो मॉर्टेलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो डेथ का कॉन्सेप्ट है, जो ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड है, उसको इसमें डिफाइन किया है। उसको इसमें एक मतलब डिफरेंट मीनिंग में उस चीज़ को भी यहाँ पर पोइट ने रिप्रेजेंट किया है कि जिस तरह से नेचर भी डिमाइस होती है, नेचर में भी लॉस होते हैं, उसके बाद वो न्यू मतलब जो लीव्स हैं उनसे कवर हो जाती है। इन द सेम वे ह्यूमन में भी यही होता है, ह्यूमन में डेथ हो जाती है, जो हमारा एक मोर्टल ट्रुथ है। मतलब इस चीज़ को हम बदल नहीं सकते कि अगर हमने इसमें बॉर्न हुए हैं तो हमारी डेथ होना ज़रूरी है। तो पोइट भी यहाँ पर इनडायरेक्टली इसी बात को बताने की कोशिश कर रहा है। इस पोइम में नेचर के डिमाइस की तुलना करी है ह्यूमन मिजरी से, ह्यूमन की डिमाइस से। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर दो जो पिक्चर्स दी हैं, एक तो स्प्रिंग सीजन की जब पूरी तरह से इस तरह से फ्लावर्स कब से पेड़ जो है कवर अप होता है, और ये जो आपके ऑटम सीजन की इनडायरेक्टली ऑटम से जब पत्तियाँ गिरती हैं तो ये पत्तियाँ येलो होकर नीचे गिर जाती हैं। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि इन पिक्चरों को आप देखें, तभी जाके इस पोइम में क्या एक इमेजरी आपके अंदर क्रिएट होगी, आपके माइंड में क्रिएट होगी, तब जाके इस पोइम को स्टडी कर सकते हो अच्छे से। अब हम इस पोइम को स्टडी करते हैं। ये पोइम एक यंग चाइल्ड को डिनोट करी है, और वो यंग चाइल्ड कौन होती है? मार्गरेट होती है। मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन अनलिविंग। तो यहाँ पर जो ये इसमें सिलेबल्स यूज हुए हैं ना, ये रिदम जो स्प्रिंग रिदम होते हैं उसकी खासियत होती है। मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग। मार्गरेट तुम शोक मना रही हो, ग्रीविंग मतलब शोक मना रही ओवर किसके? गोल्डन ग्रोव अनलिविंग। गोल्डन मतलब सुनहरे, ग्रोव होते पूरे का बाग, मतलब इस तरह से कई पेड़ों का झुरमुट या बाग, उसके जब पत्ते पूरी तरह से गोल्ड हो गए, और वो क्या पत्ते गोल्ड होने के बाद में अनलिविंग हो रहे हैं, पर पेड़ों से पत्ते क्या हो रहे हैं? झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो बोल रहा है कि मार्गरेट तुम इस चीज़ को देखकर क्यों दुखी हो रही है? जब पेड़ों के जो बाग है उसके जो पत्ते हैं वो पेड़ों के सुनहरे हो गए, और सुनहरे होने के बाद में अनलिविंग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो फिर तुम्हें इस चीज़ के ऊपर क्यों दुख हो रहा है? लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन। अब यहाँ पर जो पोइट है वो सिमिली यूज कर रहा है, लाइक्स यूज किया है उन्होंने। तो लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन, जो पत्तियाँ होती है वो द थिंग्स ऑफ मैन, मनुष्य की चीज़ों के बराबर ही होती हैं। ये सच है कि जो पत्तियाँ हैं वो ह्यूमन की थिंग की तरह है, लेकिन यहाँ पर जो मार्गरेट है वो बहुत छोटी बच्ची होती है, और छोटी बच्ची होने की वजह से उन दोनों चीज़ों में, जो नेचर में
और जो ह्यूमन है, इन दोनों चीज़ों की जो थिंग्स हैं उनमें एक तरह से क्या कहते हैं डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रही है, क्यों वो छोटी रहती है। तो इसलिए जो पोइट है वो बोल रहा है कि जो तुम्हारे लिए दोनों ही चीज़ें एक समान है, चाहे वो नेचर की हो चाहे ह्यूमन की हो। यू विथ फ्रेश थॉट केयर फॉर कैन यू विथ तुम तो तुम्हारे फ्रेश थॉट, तुम तो तुम्हारे नए युवा विचारों के साथ में हो और तुम उन्हीं की केयर करो, उन्हीं की परवाह करो। कैन यू, क्या तुम नहीं कर सकती हो? कहने का मतलब है, पोइट बोल रहा है इसमें कि अगर वो अभी इतनी छोटी बच्ची है कि जो रियलिटी है हमारी डेथ की, हमारी ह्यूमन मिजरी की, उसको नहीं समझ सकती और उसके जो विचार हैं सिर्फ उन दोनों का कॉम्बिनेशन करने में जोड़ देते हैं, जैसे नेचर और ह्यूमन की कॉम्बिनेशन को ही सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट मानते हैं। ये हम खुद भी देखते हैं, जब कई छोटे बच्चे हमारे आसपास खेलते हैं तो वो मिट्टी में और अपने आप में ऐसे फ़र्क करना या इस तरह से भूल जाते हैं। तो ये कहने का मतलब कि उनके जो थॉट है इतने ही फ्रेश होते हैं, इतने ही युवा होते हैं कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि दोनों चीज़ों में अलग है या दोनों चीज़ों में अंतर है। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि इसमें इनडायरेक्टली तो पोइट दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्रिएट कर रहा है कि जब नेचर है उसको भी डिमाइस हो रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ क्षति हो रही है, इन द सेम वे ह्यूमन में भी हो रही है, तो फिर दोनों का ही तो कंपेरिजन हुआ। बट पोइट बोला कि मार्गरेट, तुमको इन चीज़ों की चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, अभी तुम छोटी बच्ची हो इसलिए तुम्हें इन चीज़ों के बारे में चिंता हो रही है। आहा, अब यहाँ पर पोइट थोड़ा सा दुख में बोलता, आहा एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर इट विल कम टू सच साइड्स कोल्डर। अब यहाँ पर पोइट ने आहा वर्ड क्यों यूज़ किया है? अब यहाँ पर पोइट आहा वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि उसको भी दुख हो रहा है कि कैसे हम जब हम बड़े हो जाते हैं तो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल हमारा सराउंडिंग है, इसके प्रति हम कोल्डर हो जाते हैं। तो पोइट इनडायरेक्टली नहीं चाहता कि जो मार्गरेट है बड़ी होकर इन चीज़ों के प्रति क्या हो, कोल्डर बने, एक तरह से उदासीन बने, तो पैसिमिज्म बने। तो पर पोइट इस बात को बता रहा है कि आहा लेकिन तुम बड़ी हो जाओगे, हार्ट ग्रोज ओल्डर, जब तुम्हारा जो हार्ट है धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, इट विल कम टू सच साइड्स कोल्डर। तो तुम भी इस तरह के जो दृश्य साइड्स मतलब जो जो सीन तुम देख रहे हो, तुम भी उन सीनों के लिए कोल्डर हो जाएगी कि तुम्हें कोई फ़र्क इन सीनों का अब नहीं पड़ेगा। तुम इन चीज़ों की, इन जो चीज़ आज तुम्हें दुख पहुंचा रही है उन चीज़ों का तुम शायद बड़ी हो जाओ तब तुम्हें इन चीज़ों का दुख ना हो। बाई एंड बाई नो स्पेयर ए साय थ्रो वर्स ऑफ वेन वुड लीफ मिल लाए। अब पोइट बोल रहा है बाई एंड बाई, हो सकता है धीरे धीरे, नॉर स्पेयर ए साय, तुम तो एक हल्की सी आह भी ना भरो, थ्रो वर्ड्स ऑफ वैन वुड लीफ मिल लाई। यहाँ पर वैन वुड का मतलब है, वैसे स्पेयर का मतलब खाली होता है, खाली भर बचाना होता है, बट यहाँ पर है कि तुम जब उस चीज़ के लिए अगर कोई थ्रो, देखो थ्रो यहाँ पर बाई एंड बाई नो स्पेयर, ऐसा लगता है कि तुम तो एक आहा भी नहीं भरोगी इन चीज़ों को देखकर। तो यद्यपि वॉल्स ऑफ वैन वुड लीफ मिल लाई, वैन वुड का मतलब है यहाँ पर पीला होना। वैसे वैन वुड जब अगर पूरा का पूरा क्या हो जाए, जंगल पीला हो जाए, लीफ मिल लाई, और जो पत्तियां हैं वो पीली हो करके पूरे ज़मीन पर फैल जाएं, एक पूरा का पूरा ढेर क्रिएट हो जाए, तब भी अगर तुम्हारे सामने वो पड़ा रहेगा तब भी तुम्हें दुख नहीं होगा। एंड येट यू विल बीप एंड नो वाई, लेकिन अब अब जब यू विल बीप एंड नो वाई, एंड येट तब, यू विल वीप जब तुम रोगी, एंड नो वाई और क्यों। कहने का मतलब है जब धीरे धीरे तुम्हारी समझ डेवलप हो जाएगी, तुम्हें चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाएगी, ह्यूमन बिजली को भी तुम समझने लग जाओगी, तब पोइट बोल रहा कि तब तुम्हें भी इस चीज़ का, इस लॉस का, जो ह्यूमन लॉस हो रहा है या नेचर में लॉस हो रहा है, उस चीज़ का पता चलेगा और तुम इसका रीज़न जानोगी ऐसा क्यों होता है, तब तुम्हें भी शायद थोड़ा बहुत दुख हो तुम्हें इसका। नाउ नो मैटर, लेकिन अब हो सकता है तुम बड़े होने पर तुम्हारी समझ क्रिएट हो जाए, बट नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम, लेकिन अब बच्चा ऐसा नहीं है, तुम अभी क्या हो, छोटे बच्चे हो। सोरोज स्प्रिंग आर द सेम, कि जो स्प्रिंग के जो दुख हैं वो भी सेम होते हैं जिस तरह से ऑटम के दुख होते हैं, जिस तरह से नेचर के दुख होते हैं, नेचर को अपनी डिमाइस होने के दुख हो जाते हैं,
इन द सेम वे ह्यूमन को भी दुख होते हैं, दोनों चीज़ों को दुख होते हैं। तो पोइट बोल रहा है कि सौरो सभी की लाइफ में होते हैं और सभी की लाइफ में वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। नॉर माउथ हैड नॉर माइंड नॉर माउथ हैड, ना तो तुम्हारा मुंह होगा इन चीज़ों को बोलने के लिए, ना ही तुम्हारे माइंड होगा जो इस बात को एक्सप्रेस वॉट हर्ड ऑफ, जो इस बात को समझे, जो तुम्हारे हेड ने सुनिए, जो तुम्हारे हृदय ने उस बात को सुनाओ, कि तुम उस बात को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, उस बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। ना ही तुम्हारा दिमाग होगा, ना ही तुम्हारा मुंह इस चीज़ को बताने के लिए होगा। कॉस्ट गेज का मतलब यहाँ पर एक तरह से अनुमान है, जिस तुम पास्ट में जो चीज़ तुमने फील किए थे, तो अब वो तुम्हारे लिए एक तरह से घोस्ट हो गई। अब उस चीज़ को तुम अब नहीं फील कर सकती, अब उस चीज़ को तुम, वो जो चीज़ है उसकी नॉलेज वो क्यों हो रही है, क्या है, ये सभी चीज़ें तुम्हें, उसके रीजंस तुमको उन्हीं के क्वेश्चनों के आंसर्स मिल चुके हैं। तब तुम्हें इन चीज़ों के एक्सप्रेशन करने के माउथ भी नहीं होगा। इट इज़ द ब्लाइट मैन वॉज बॉर्न फॉर, इट इज़ मार्गरेट ह्यूमन फॉर, इट इज़ द ब्राइट मैन, कि ये तो ब्लाइट का मतलब है एक तरह से अभिशाप है, ये तो एक अभिशाप है कि जो मनुष्य अगर जन्म लेता है उसकी डेथ होगी। और ये मार्गरेट, तुमको भी इस चीज़ का शोक मनाना चाहिए कि यदि मैंने, ये एक ट्रू फैक्ट है, डेथ का एक कॉन्सेप्ट है कि एक डेथ, एक जिसके बारे में हर ह्यूमन परेशान रहता है कि कब मेरी डेथ होगी, कब किस तरह, लेकिन उस बात को भी नॉलेज है कि कभी ना कभी तो से ये होगी, और उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिग्रेट होता है, इस चीज़ के लिए वो ग्रिप भी मनाता है। तो पोइट यहाँ पर यही बात बोल रहा है कि जब नेचर में भी उन चीज़ों का दुख होता है, उन चीज़ों में के बाद में नई चीज़ों का स्वागत होता है, इन द सेम वे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम ह्यूमन लाइफ में भी तो यही कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं। दोनों चीज़ें एक तरह से सिमिलर हैं, और वो उन मार्गरेट से बोलते हैं कि जब तुम्हारा डेवलपिंग हो जाएगा, तुम बड़ी हो जाएगी, तो तुम्हें इन सभी चीज़ों की सच्चाई मिल जाएगी और तुम्हें अपने सारे क्वेश्चंसों के आंसर हो गए, और तब इन चीज़ों की तुम सो के नहीं बुलाएगी, बल्कि न्यू का तुम अच्छे से वेलकम करोगी। थैंक यू, ये आपकी पोएम थी।